हेलो बच्चों। तो टीजे सर आपके लिए लेके आ गए हैं ब्रह्मास्त्र वीडियो। और ये हमारा आखिरी पड़ाव है। और 20 तारीख को हमारा साइंस का पेपर है। और हमारे पास सिर्फ अभी 3 दिन बाकी हैं और इन 3 दिन में हमें वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और हमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए टीजे सर आपके लिए ये वीडियो लेके आ गए हैं। क्योंकि ये वाले नंबर हैं, वो हमारा जो पट्टा बन के आएगा, मार्कशीट बन के आएगी, उसमें छपने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बिकॉज ये तो आप भी जानते हो, टाइम इज द कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। बच्चों, पेन और किताब लेके बैठ जाइए और मेरे साथ मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूं बस उसको नोट करते चलिए। ओके बच्चों, तो आप रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं और हमारा पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 पे देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन इंपॉर्टेंट है। यानी मैग्नीशियम रिबन का जब वायु में दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसकी रिएक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, लगाओ इंपॉर्टेंट फटाक से। और अगला है पेज नंबर 2। और 2 से आगे बढ़िए। फिर इसके बाद में आ जाता है पेज नंबर 3 पे, रासायनिक समीकरण लिखना। इसमें देखो, ये कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, लगाओ। चलिए आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में समीकरण संतुलित करने की जो विधि है, पेज नंबर 5 देखें, हिंट एवं ट्रॉयल विधि। हिंट एवं ट्रॉयल विधि इंपॉर्टेंट है, आ सकती है 1 नंबर में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ आइए। ये देखो, पहला ही प्रश्न बन रहा है, वायु क्या कह रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन वही है जो हमने पहले लगाया था। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रही, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये जो एग्जाम्पल है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डालते हैं बिना वजह चुना है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है ये। और इसके साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रही है इसमें, क्या आप जानते हैं इसमें, है ना, ये किया जाता है, यानी वजह हुआ जो चूना है उसके विलयन का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। तो ये आपको पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, कोले का दहन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इसका उदाहरण, ये देखो, प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हैं और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो लगाते जाओ और फटाफट आगे बढ़ते जाओ। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट में जो क्रिस्टलन जल है वो कितना होता है। 7 क्रिस्टलन जल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें 7 क्रिस्टलन जल होता है। इसके बाद में वियोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल याद रखना। यानी कि जब वो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये किस किस में टूटता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, ये जल का अपघटन, देखिए जल का अपघटन है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जल का अपघटन आपको याद रखना है, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, जल का अपघटन, है ना। जल का विद्युत अपघटन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये देखिए, ये दो हमारे हमें रिएक्शन दी है, ये दो। और यहाँ पर दिया है कि इन अभिक्रियाओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इनका, है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इनको लगा लेते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा लेने। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आपको एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, अगली आ जाती है अपन की द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और ये काले रंग का पदार्थ होता है। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा इसका उत्तर है, काली परत भूरे रंग की हो जाती है ना। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया
इम्पोर्टेंट है, यानी ऑप्शन ऑप्शन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसका एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद में थोड़ा सा संचालन पढ़ेंगे, और संख्यारण तो बहुत ही सिंपल है, और ये विकृत गणिता, और ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो हमें पढ़ना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें इसके एबेसेड वाले क्वेश्चन तो सारे ही पढ़ने हैं ना, ये एबेसेड वाले क्वेश्चन आपको सारे पढ़ने हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है 17वां। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, BBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, और हमारा अब आ जाता है चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षार और लवण की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या याद रखना है, देखिए, संश्लेषित सूचक हमें याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और ये इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी प्राकृतिक सूचक हैं, ये देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें हमें कुछ, ये देखिए, अम्ल और क्षार दिए हुए हैं, ये अम्ल दिए हुए हैं और क्षार दिए हुए हैं, ये हमें एक दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। गंधीय सूचक क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, ये इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। और ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है, मैं 5 स्टार दिया है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चित्र आना चाहिए। और ये धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने का ये, इसके बाद में ये हाइड्रोजन गैस का इसमें परीक्षण भी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, आपको आधी अधूरी रिएक्शन दे देगा तो पूरी करवाएगा। ओके, जब अधिक देर तक अगर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं तो हमारे पास एक घुलनशील पदार्थ बनता है, देखो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पदार्थ, और ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। ओके, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति देखो, ये रही, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का क्या कर देता है, चालन कर देता है। क्यों, क्योंकि H+ आयन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन है वो विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। इसका मतलब है जो जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन देगा वो विद्युत का चालन करेगा, ग्लूकोज अल्कोहल ऐसा नहीं करते। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। आगे आ जाते हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार से अम्ल है वो टूटते हैं, है ना, H+ आयन देते हैं, और ये देखिए, जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर H3+ OH- की इकाई आयतन में कमी आ जाती है, इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण क्या होता है वो पूछ सकता है ना। ओके, शुष्क हाइड्रोजन गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग में क्यों परिवर्तन नहीं करती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पीएच स्केल से। तो आपको पीएच स्केल और कुछ हमारे पास अम्ल क्षारक हैं, देखिए इनका पीएच पूछ सकता है, ये कुछ पदार्थ हैं इनके हमसे पीएच पूछ सकता है। तो पीएच देखिए, ये जठरस का पीएच आपको पता होना चाहिए, नींबू का पता होना चाहिए, शुद्ध जल रक्त मिल्को मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इनका हमें पीएच पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। इसके बाद दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा और हमारे शरीर का जो पीएच है वो भी हमें, हमारा शरीर यानी कितने परास पे कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट है, और मिट्टी का पीएच। आगे एंटासिड पदार्थ क्या होते हैं, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, हमारे दंत छः, यानी हमारा एनिमल होता है वो क्या, किसका बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, क्रिस्टल रूप होता है ये।
ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्टली। ओके, इसके बाद में कुछ अम्लों की बात करते हैं कि ये रहे देखो, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, ठीक है, खट्टा दूध लैक्टिक, नींबू सिट्रिक, चींटी का डंग मेथेनोइक और नेटल का डंग मेथेनोइक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हमसे, है ना। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है एक, देखो, कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम बुझा हुआ चूना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये लगा लो इंपॉर्टेंट। और चित्र भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्यंजक चूर्ण, इसके उपयोग यानी सूत्र उपयोग बेकिंग सोडा, और इसके उपयोग दाबन सोडा, इसके उपयोग, ठीक है। यानी ये 4-5 सूत्र हैं, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। लवणों के इकाई सूत्र की निश्चित, देखो, लवणों के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टल जल कहते हैं। और डायरेक्ट कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 क्रिस्टल जल होता है। सोडियम कार्बोनेट में 10 होता है ना। और ये जिप्सम में, इसमें कितना होता है? 2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या है, यह अभिक्रिया भी पूछ सकता है। चलिए, ये हो गया पूरा चैप्टर, और ये इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, तो इसको आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट, एबीसीडी वाले आपको क्वेश्चन पढ़ने ही है ये, ठीक है। अब हम आगे का चैप्टर लेते हैं। ये धातु और अधातु वाला हमारा जो चैप्टर है, धातु और अधातु, उसको देखते हैं। धातु और अधातु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु धातु में, हाँ जी, धातुओं के गुण, ठीक है। गुण में ये तन्यता, ये आपको सिंपल सिंपल से ये पढ़ लेनी है आपको। उसमें चालकता, ये देखिए यहाँ पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, देखिए। मरकरी और लेड होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पीवीसी का पूरा नाम पूछ लेगा, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना। सोनोरस क्या होते हैं। इसके अलावा अधातु की बात कर रहा है। और अधातु में, यहाँ देखिए, अधातु में कुछ गुण लिखे हैं, तो यहाँ पर ये देखो, ये हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन अधातु है ना। तो ये आपको आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है ना। आगे बात करते हैं, हाँ जी, एनोडीकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एनोडीकरण आपको याद रखना है। कुछ धातुएं हैं उसकी हम अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए, इधर देखिए, ये देखो, कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता की हमसे बात कर रहा है, तो ये हमें क्रम याद रखना है। ऐसे डायरेक्ट दे देगा, इनमें से सही या सही क्रम है ना। एक्वारेजिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसका अनुपात पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से अम्ल प्रयुक्त होते हैं वो पूछ सकता है एक्वारेजिया। इसके अलावा सक्रियता श्रेणी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ओके, हाँ जी, ये देखिए, किस प्रकार से अणु का निर्माण होता है वो यहाँ पर बताया गया है, इस प्रकार से। तो ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। लवण विलयन की चालकता का ये चित्र आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं चलो 5 स्टार दे देता हूँ।
बच्चों 10 या 15, मैं ये बता रहा हूँ 15 नंबर के तो आपके चित्र चित्र आ जाएंगे। तो आपको चित्र आने चाहिए सारे। और ये देखिए मैं 10 स्टार दे रहा हूँ इस चीज को यहाँ पर। ये देखिए आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति, गलनांक, उथांक, घुलनशीलता और विद्युत चालकता, चारों आपको आने चाहिए आयनिक यौगिकों के बारे में, ठीक है। और धातुओं के निष्कर्ष की अब हम बात करते हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण में हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता है कि गैंग किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, है ना। गैंग, अयस्क और भर्जन, निस्तापन, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। पारे का अयस्क कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे रहा हूँ, है ना। पारा, कॉपर, इनके अयस्क आपको पता होने चाहिए, है ना। ये देखो कॉपर का अयस्क ये रहा, Cu2S, ये कॉपर का अयस्क है। निस्तापन और भर्जन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, निस्तापन और भर्जन, ठीक है। तो देखिए ये रहा भर्जन और निस्तापन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। थर्मेट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मेट अभिक्रिया आपको आनी चाहिए। तो आप थर्मेट अभिक्रिया को पढ़ें अच्छे से। और धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण, 10 स्टार इसको दे रहा हूं मैं, धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण। पूरा आपको कॉपर धातु का ये पूरा चित्र आपको पूरा पता होना चाहिए, है ना। चित्र सहित ये बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे तैसे आएगा और बड़ा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खनिज, अयस्क, गैंग अभी हमने बात कर ही ली। तो और संक्षारण से सुरक्षा के लिए सिंपल सी बात है। इसके बाद यसद लेपन क्या होता है, ठीक है। और मिश्र धातु किसे कहते हैं और कौन कौन सी मिश्र धातु है, जैसे यहाँ पे देखिए निकेल है, वो किसकी मिश्र धातु होती है। निकेल एवं क्रोमियम, स्टेनलेस इस्पात सॉरी, किसकी मिश्र धातु होती है वो हमें पता होना चाहिए। अमलगम, अमलगम के अलावा यहाँ पर कुछ मिश्र धातु दी हुई हैं, ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चैप्टर 2 हो गया अपन का, चैप्टर 3 भी अपन का हो गया कंप्लीट। अब अपन चैप्टर 4 पर चलते हैं। ये विषय वाले क्वेश्चन तो हमें तैयार करने ही है, ठीक है। ये देखिए, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, और चैप्टर नंबर 4 देखते हैं सबसे पहले। चैप्टर नंबर 4 में हम चलते हैं आगे। हाँ जी, कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ना। इसके पास बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कार्बन के बारे में कुछ जानकारी है जो आपको याद रखनी है। ओके, आ जाइए, ये रहा H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखो H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 अणु की है। इसके बाद देखो O2 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना। और ये N2, कोई सा एक पूछ सकता है तीनों में से, N2, O2, H2, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखिए ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। और ये कुछ संरचनाएं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, मैंने ऊपर इन पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उनको देखें। और तीनों स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ आ गया ना क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, CO2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, है ना। ये रहा CO2 सूत्र वाले कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाँ जी, कार्बन के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से गुण होते हैं कार्बन में, है ना। संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, ये देखिए
एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसमें से इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है। तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को याद रखें। एथेन की N2CO2O2 इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको आनी ही चाहिए। इसके आप हाँ, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक मीथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का सूत्र क्या होता है, इनका नामकरण भी आपको आना चाहिए, है ना। तो ये नामकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायरेक्ट हमसे सूत्र पूछ लेगा। ये देखिए, बेंजीन की संरचना आपको और साइक्लोहेक्सेन, दोनों की संरचना में अंतर है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की में, है ना। तो ये दोनों संरचना एक तो आपको आएगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रकार्यात्मक समूह, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सजातीय श्रेणी, आपको सजातीय श्रेणी आनी चाहिए। इसके बाद में देखो, एल्कीन का सूत्र, एल्केन का सूत्र और एल्काइन, तीनों के आपको सूत्र पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना। ये रहा नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, तो ये रहे, आपको नामकरण आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें हमारे पास ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। हाइड्रोजनीकरण कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए किसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। वर्कबुक एक बार हम हमारे जो वर्कबुक वाले वीडियो है वो चेक कर सकते हैं आप। चलिए, कार्बन में इतना बहुत है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एसीटिक अम्ल आपको याद कर लें, एसीटिक अम्ल, ठीक है। एसीटिक अम्ल के जो 3 से 4% विलयन को ही हम क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल के 3 से 4% विलयन को एसीटिक अम्ल कहते हैं, है ना। और ये एस्टीकरण अभिक्रिया है तो कार्बन में। इसके बाद मिसेल की स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और साबुन और अपमार्जक में अंतर, इसका कौन सा जल विभाग विभाग होता है, ठीक है। और ये चैप्टर इधर ही खत्म हो गया। एवं तो आपको करना ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम। अगला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम, चैप्टर 5 है। और जैव प्रक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखें। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके अलावा उत्सर्जन, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ये 3 घटनाएं घटित होती हैं ना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो 3 घटनाएं घटित होती हैं। और इसके बाद में आ जाते हैं रंध्र, और रंध्रों के हमें कार्य पता होने चाहिए ना। रंध्रों के क्या कार्य होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, और ये देखिए, एक कोश के जीव और कौन से लिपट कर चिपट कर ये भोजन करते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा देख लेना। इसके अलावा अपन का पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में देखो, लाला रस, हमारे मुंह में लाला रस का काम करता है ना। और एंजाइम क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मुख में भोजन का पाचन, आमाशय में भोजन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख में भोजन के पाचन को समझाइए या आमाशय में भोजन के पाचन को समझाइए, है ना। तो यहाँ से ये देखिए, ये तो आमाशय में, यहाँ से मुख में भोजन का पाचन, तो ये थोड़ा पढ़ें आप, मुख में भोजन का पाचन और आमाशय में। इसके बाद छोटी आंत्र में देखो भोजन का पाचन, ये देखिए। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा,
क्वेश्चन टूट के आएगा। मुख में भोजन के पाचन को समझाइए, या फिर आमाशय में भोजन के पाचन को समझाइए, या छोटी आंत में। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और चित्र में फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चित्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र तो आपको 15 या 20 नंबर के चित्र आएंगे। अगर आप चाहो तो मैं चित्र आपके कवर करा सकता हूँ। चित्रों को मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है यहाँ पर, यानी हमारे जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन कौन कौन सी जगह पर कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन की हमसे बात कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन इस बार आएगा, है ना, छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ग्लूकोज किस प्रकार से टूटता है और किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, वायवीय और अवायवीय श्वसन, है ना। वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में जो भोज्य पदार्थों का विघटन होता है ना। इसके अलावा हमें पढ़ना है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का तो चित्र आपको आना चाहिए, और ये श्वसन तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तंत्र दो ही इंपॉर्टेंट है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। नेक्स्ट है हृदय का चित्र। ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण। किसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण? देखिए ये रहा दोहरा परिसंचरण तंत्र। हमारे हृदय में रक्त दो बार आता है। इसके बाद में रक्तदाब कितना कितना होता है, अनुशीतलन, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना। इसके अलावा हम आ जाते हैं पादपों में परिवहन, और इसके बाद जाइलम और फ्लोएम भी हमें पढ़ना है कि जाइलम होता है वो जड़ों से जल और भोज्य पदार्थों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम होता है वो पत्ती द्वारा बने भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आपको पढ़ने हैं ना। ओके, इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन तंत्र का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उत्सर्जन तंत्र आपको आना चाहिए। इसके बाद में डायलिसिस या अपवहन किसे कहते हैं, ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर पादपों में उत्सर्जन। पादपों में जो उत्सर्जन में, ये देखिए कौन कौन से भाग होते हैं उत्सर्जित, क्या क्या करते हैं वो, गोंद, रेजिन वगैरह, है ना। तो ये, और ये हो गया चैप्टर यहीं पर कंप्लीट। एबिसिड आपको पढ़ना ही है बच्चों। तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और आगे हम बढ़ ही रहे हैं। अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय।